का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने स्पेन के दौरे पर गई राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ममता स्पेन जा सकती हैं, लेकिन लोगों का दर्द नहीं समझ सकती हैं। राज्य में डेंगू फैल रहा है। हमने पहले ही ममता सरकार को आगाह किया था कि अगस्त सितंबर में राज्य में डेंगू के मामले बढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। वहीं अधीर रंजन ने यह बात मुर्शिदाबाद में मीडिया से बात करते हुए कही है। अधीर ने ममता पर स्पेन के लग्जरी होटल में ठहरने पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमने सुना है मुख्यमंत्री सैलरी नहीं लेती हैं, वह अपनी किताबों और पेंटिंग्स की बिक्री से अपना खर्च उठाती हैं। तब वो मैड्रिड में 3 लाख रुपए प्रतिदिन कीमत वाले होटल में कैसे रुक सकी। उन्होंने कहा, अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ममता को बताना चाहिए कि इस लग्जरी ट्रिप पर उन्होंने कितने पैसे खर्च किए हैं, वह अपने साथ कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर गई हैं। उन्हें लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर देना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि स्पेन की कौन सी कंपनियां बंगाल में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। वंदे भारत ट्रेन को लेकर अधीर ने कहा कि मोदी ने बुलेट ट्रेन का वादा किया था, लेकिन वह बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। वंदे भारत अपनी असल रफ्तार पर नहीं दौड़ती नजर आ रही है और उनका किराया सामान्य ट्रेनों से कई गुना ज्यादा है। वहीं शांति निकेतन को यूनेस्को की अमूर्ति सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने पर अधीर ने कहा कि शांति निकेतन को किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वह अपने दम पर अपना मुकाम बनाए हुए हैं। पहले ये देखना चाहिए कि शांति निकेतन में पढ़ाई का वैसा माहौल बचा है या नहीं, जैसा रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे। वहां रोजाना आरएसएस और टीएमसी की विचारधाराओं के बीच लड़ाई ही होती नजर आती है। वहीं मुर्शिदाबाद के किरीटेश्वरी गांव को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिलने पर अधीर रंजन ने कहा कि उस गांव में एक प्राचीन मंदिर के अलावा और कुछ नहीं है। वहां पर मंदिर की राजनीति की जाती है, उन्हें करने दीजिए। मैं चाहता हूं कि मुर्शिदाबाद में नवाबों के समय के आर्किटेक्चर को सुरक्षित रखा जाए। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से मिलकर एक पत्र सौंपा है। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पास होने को लेकर उन्होंने कहा है कि इसे सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि लोग जो असली परेशानियों से जूझ रहे हैं उसे ध्यान भटकाया जा सके। मोदी सरकार चुनाव से पहले नए मुद्दे खड़े करती है, कभी महिला आरक्षण बिल तो कभी एक राष्ट्र एक चुनाव। हमने देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू करना आसान नहीं होगा। मोदी ये बात जानते हैं। लोकसभा में भाजपा सांसद रमेश बेदुड़ी द्वारा बसपा सांसद दानिश अली को गालियां दिए जाने पर अधीर ने कहा है कि हमने स्पीकर को पत्र लिखा है। ये नई संसद में भाजपा की नई सोच है। जिस तरीके से भाजपा ने हमारी संसदीय परंपरा का अपमान किया है, उसकी हम निंदा करते हैं। तो वहीं अधीर रंजन चौधरी जब ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में जो है आपस में ही जो है तालमेल नहीं बैठ पा रही है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद स्नेहा। सूरज जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी के ऊपर तंज कसा है कि वो स्पेन जा सकती हैं, लेकिन वह लोगों की परेशानियों को नहीं सुन सकती हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के अंदर ही लोगों में तालमेल नहीं है, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए स्नेहा, इंडिया अलायंस की जब हम बात करते हैं तो हम वो सारी पार्टियां लगभग वो पहले 26 दल, फिर बाद में 2 दल और शामिल हुए तो 28 दलों का जिक्र करते हैं। और उन 28 दलों की जब हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बात आ जाती है सबके अपनी महत्वाकांक्षाओं की, सबके अपने लक्ष्यों की। अभी हाल ही में एक और बयान आया कि यदि इंडी गठबंधन को बहुमत मिलता है और उनके ज्यादा प्रत्याशी जीतेंगे तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो जो अखिलेश यादव हैं वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और अब अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम के अध्यक्ष भी हैं, वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि राज्य में विपक्षी दल भी हैं, लेकिन यदि समर्थन वाले दल ही
जो गठबंधन में शामिल हैं वही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगेंगे और आक्षेप लगाने लगेंगे। तो ये एक बात हो सकती है केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए या मीडिया अटेंशन पाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की गई हो, लेकिन यहाँ एक दूसरा पक्ष भी हमें देखना होगा कि जहाँ उन्होंने प्रदेश की जनता की परवाह की, प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मैड्रिक जा सकती हैं, मैड्रिक में ऐसे होटल में रुक सकती हैं कि जिसका खर्चा 3 लाख रुपए दिन का है। कि वहाँ एक दिन रुकने का 3 लाख रुपए खर्च आता है, तो वो पैसे जनता की भलाई के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक और इससे पहले एक आयोजन किया गया था जिसमें निवेश आने की संभावना थी या जिससे राज्य के लिए भलाई होने की बात थी, तो उन्होंने कहा कि वह उस आयोजन का भी जो विफलता रही है कि उससे एक पैसा आया नहीं, बल्कि उसके आयोजन में जो पैसा खर्च हुआ वो जनता के लिए खर्च किया जा सकता था जी। तो इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं कि एक तरफ तो वो जनता की बात कर रहे हैं कि जनता को लाभ मिले, जनता को फायदा पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ ये बात भी इशारा कर रहे हैं कि क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल में, तो कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते भी इस तरह की बयानबाजी सामने आती है, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो सभी दल जुड़े हुए, चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी की हम बात करें, हालांकि टीएमसी भी कांग्रेस से टूटा हुआ ही एक दल है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ टीएमसी की नेता पर यदि वो निशाना साध रहे हैं तो इंडी अलायंस में जो समीकरण बने हैं या जो सामंजस्य की बात कही जा रही है, तो इंडी अलायंस का सामंजस्य धरातल पर नजर आ रहा है कि वो कैसा सामंजस्य है, उनमें कितनी समन्वयता है और वो एक दूसरे के लिए कितने समर्पित हैं। बिल्कुल। ये बात तो साफ हो जाती है क्योंकि इंडी अलायंस में पहले भी जैसे हमने कई चीजें देखी हैं, आम आदमी पार्टी की जो प्रतिक्रिया सामने आई थी कि जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े कर रही है, तो जब इस तरह की बात आई कि भाई आप जब समन्वय में हैं, आप इंडी अलायंस में हैं आम आदमी पार्टी, तो फिर प्रत्याशियों की अलग से घोषणा करने का जो सवाल है वो कहाँ से आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि गठबंधन जो हुआ वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ है, जबकि गठबंधन में ऐसे कोई शर्त तो है नहीं, ना ऐसे कोई कंडिका, ना एग्रीमेंट है कि विधानसभा चुनाव के लिए अलग से गठबंधन होगा और लोकसभा चुनाव के लिए अलग गठबंधन होगा, अलग शर्तें होंगी। गठबंधन में यदि राजनीतिक दल साथ में हैं तो चाहे राज्य के लोक विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, भाई वो तो एक दूसरे की नीतियों की बात रहेगी, एक दूसरे की आलोचना करने की बात तो उसमें नहीं आएगी। बिल्कुल। तो इस तरह की जो सियासी समीकरण सामने आ रहे हैं, राजनीतिक तस्वीरें जो सामने आती हैं, उनसे कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि इंडिया अलायंस के जितने गठबंधन हैं, गठबंधन में शामिल जितने दल हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और उन्हें अपनी व्यक्तिगत राजनीति या अपने दल की राजनीति चमकाने के लिए ही सारी बयानबाजी करनी है। जो दूसरे दल साथ में हैं, यदि क्योंकि यहाँ राज्यों की बात आएगी, क्योंकि राज्यों में जो समीकरण है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, जब लोकसभा चुनाव सामने होंगे तो लोकसभा चुनाव के चलते इन्हीं इंडी अलायंस गठबंधन के दलों में दरार आएगी और वो जो दलों की दरार है वो दिलों की दरार में बदल जाएगी और वो उसके समीकरण कहीं ना कहीं आज स्पष्ट रूप से हमें दिख रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि जैसा कि ममता बनर्जी ने भी कहा कि भाई जिस तरह से होना चाहिए कि जिसका जहां जिस राज्य में जनाधार ज्यादा है, जहां जनाधार उसके विधायक ज्यादा है, या फिर वहां पर जिस राज्य में जिस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा है उस पार्टी को उतने ज्यादा टिकट वहां मिलने चाहिए। बिल्कुल। तो इस बात को कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी ने समझा और उस समझने के बाद में जो समीकरण आए कि पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को मौका ही ना मिले। बिल्कुल। तब चूंकि कांग्रेस को अपने वजूद के लिए भी तो लड़ाई लड़नी है, क्योंकि कांग्रेस का मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, कांग्रेस को इंडी अलायंस गठबंधन में शामिल। सूरज जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी हेलो जी सूरज जी। जी, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो सारे समीकरण बन रहे हैं, हाँ, इन समीकरणों के चलते कांग्रेस का मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है,
हालांकि ये चीज हो सकती है कि आईएनडी गठबंधन जो है उसका मुकाबला एनडीए से हो सकता है, जी। लेकिन कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ना होकर के अपने साथ जितने दल हैं उनके अंदर सामंजस्य बनाना भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि हर राजनीतिक दल, चाहे उनके 2 सांसद ही जीतकर क्यों ना आए जी, या उनके 5 सांसद ही जीतकर क्यों ना आए, वो राजनीतिक दल खुद को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से पीछे नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में इंडी अलायंस का जो सामंजस्य है, जो समन्वय है, वह धरातल पर टूटता हुआ जरूर नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी धर्मिष्ठा जी, सूरज जी, यहाँ पर हमने देखा कि ये इंडिया अलायंस का गठबंधन जो है, यहाँ पर ये दोनों जो हैं, अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी, दोनों यहाँ पर मुख्य एक तरीके से हैं। लेकिन यहाँ पर अब अधीर रंजन चौधरी जो है वो ममता बनर्जी पर जो है वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। साथ ही साथ वो उनको उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशंस होती हैं, वो बाहर ठहर रही हैं, ये सारी चीज़ों को भी लेकर वो ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या ऐसी संभावना उन दोनों को नज़र आ रही होगी कि सीटों को लेके जो पश्चिम बंगाल में उन दोनों के बीच कुछ ऐसी टक्कर हो सकती है, इस वजह से अधीर रंजन चौधरी जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर ऐसे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, सीटों को लेकर तो बात बाद में आएगी। अभी अधीर रंजन चौधरी का जो बयान है जी, उससे ये साफ नजर आ जाता है कि वो पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए जी, और जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जी, भाई मैट्रिक सूरज जी, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हम यहाँ पर ममता बनर्जी की बात कर रहे थे और अधीर रंजन चौधरी की बात कर रहे थे, जहाँ पर अधीर रंजन चौधरी जो है वो ममता बनर्जी पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी बाहर स्पेन जा सकती हैं, यात्रा कर सकती हैं, बाहर जाके, भारत के बाहर जाके वो लगातार यात्राएं कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की समस्या का समाधान उनसे नहीं हो पा रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने ये भी कहा है कि उन्होंने जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पहले ही आगाह कर चुके हैं कि इस मौसम में जो है डेंगू के मामले सामने आते रहते हैं और ज़्यादा मात्रा में जो है वो मरीज सामने आते हैं, इसको लेकर कुछ उपाय किया जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने इसको भी नकार दिया है। इसको लेकर भी उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसी सुविधा पश्चिम बंगाल में नहीं उपलब्ध कराई है, उनको आगाह करने के बाद भी। ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच में जो टक्कर चल रही है, उससे ये नज़र आ रहा है कि इंडिया गठबंधन में कुछ न कुछ दरार ज़रूर आने वाली है। यहाँ पर अगर हम गठबंधन की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी दल हैं सब एक साथ हैं, यहाँ पर आपस में टकराव तो नज़र नहीं आना चाहिए। लेकिन वही जब अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया तो बयान सामने आते ये नज़र आ रहा है कि अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के ऊपर ऐसा तंज कसा है। और सूरज पाठक जी से हमारी बात हो रही थी। सूरज जी, बात पूरी कीजिए अपनी। जी जी, इसमें आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी जी, सूरज जी जी बताएं। जी, यहाँ पर आप बता रहे थे कि कैसे ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी की सीटों को लेकर कुछ ऐसा असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। सीटों की बात तो बाद में आएगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो उठेगा, अभी सवाल जो उठ रहा है वो उठ रहा है अधीर रंजन चौधरी की जमीनी राजनीति चमकाने का। वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कि प्रदेश में, राज्य में डेंगू फैल रहा है और प्रदेश की मुख्यमंत्री जो हैं वो विदेशों के टूर कर रही हैं, मैट्रिक के होटल में रुक रही हैं, लाखों रुपए दिन का वहाँ खर्च आ रहा है, तो वो राशि प्रदेश की जनता की भलाई के लिए खर्च की जा सकती है। इसको एक दृष्टिकोण जरूर देखिए कि वहाँ जो, जैसे कि आपने भी उल्लेख किया, सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी इंडिया अलायंस में बहुत सारे प्रोटोकॉल होनी है। अभी सीटों के बंटवारे की जब बात आएगी तो सारे राजनीतिक दल, सारे जितने भी दल हैं इंडिया अलायंस में जुड़े हुए, उनकी सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं सामने आएंगी और उसमें बड़ा सिर प्रोटोकॉल होना है। जी। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो उस स्थिति में हमें एक बात उस समय जरूर देखना होगा कि आज जो बयानबाजी हो रही है
वो बयानबाजी इसलिए हो रही है ताकि वो अपनी राजनीतिक जमीन को सही रख सकें जी। और उस राजनीतिक जमीन को बनाए रख सके, क्योंकि अगर ऐसा ना वो अभी से नहीं कर सके तो वहाँ एक बात जरूर ध्यान देनी पड़ेगी जी। कि कहीं ऐसा ना हो कि यदि अधीर रंजन चौधरी ये बयान नहीं देते हैं। एक बात आज हम उस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया है। हाँ। उन्होंने जिस राज्य के वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस राज्य की ही टीएमसी की मुख्यमंत्री पर निशाना साधा, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं इस पर। जी जी। मतलब मीडिया अटेंशन तो उनको मिल गई है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मीडिया अटेंशन तो मिल गई, इससे तात्पर्य है कि वो अपना वजूद बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल। और अपना वजूद बनाए रखने के साथ साथ उन्हें इस बात की ही फिक्र है कि जो उनका जनाधार है वो जनाधार भी पीछे न छूट जाए कहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो ममता बनर्जी कल उस सीट से, जिस सीट से वो दावेदार हैं, जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उस सीट से अपने किसी प्रत्याशी को खड़ा कर दे, ये कहते हुए कि इस सीट पर अधीर रंजन चौधरी की जो दावेदारी है वो उतनी प्रबल नहीं, उतनी सशक्त नहीं है जितनी उनकी पार्टी के कैंडिडेट की है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो सारे समीकरण हैं, ये जो सारी बयानबाजी है, ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी है कि अपनी राजनीतिक चमकाना और अपनी निजी राजनीति चमकाना। बिल्कुल। क्योंकि पार्टी के स्तर पर जो चलना है भाई, पार्टी की गाइडलाइन तो यदि यही होगी ना कि यदि जो हमारे सहयोगी दल हैं, जो दल गठबंधन में शामिल है, उनके विरोध में ना बोला जाए। जी बिल्कुल। और अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच में जो विरोधाभास है ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ये विरोधाभास सतही स्तर पर कई बार देखा जा चुका है। जी जी। वो चीजें सतह पर सामने आ चुकी है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में ये बात तो साफ हो जाती है कि यदि टिकट की जब बात आएगी, पश्चिम बंगाल में सांसदों की टिकट को लेकर जब बात आएगी तो अधीर रंजन चौधरी समझौता करने वालों में से तो नहीं होंगे, बिल्कुल, वो अड़ जाने वालों में से होंगे। तो अब यदि वो अड़ जाते हैं तो उस समय जो स्थिति है वो इंडी गठबंधन की क्या होती है, कांग्रेस उस पर क्या स्टैंड लेती है, और उसके बाद ममता बनर्जी का क्या बयान सामने आता है। हालांकि इस मामले को लेकर के जो अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है, उस मामले को लेकर के ममता बनर्जी ने कोई सफाई पेश नहीं की है अब तक, क्योंकि उनका दो चीजें थी। ये इस तरह की बयानबाजी करके अधीर रंजन चौधरी ने एक निशाने से 3 शिकार को साधने की कोशिश की। पहली चीज तो उन्होंने ममता बनर्जी को बता दिया कि आप भले ही गठबंधन में शामिल हों, आप टीएमसी और कांग्रेस इंडी अलायंस में शामिल है, दोनों पार्टियां, लेकिन उनके और ममता बनर्जी के बीच में जो पूर्व के विरोधाभास चल रहे हैं, जो मनमुटाव है वो दूर नहीं हुआ है। एक तो उन्होंने ये बता दिया है, दूसरा उन्होंने मीडिया अटेंशन पाली है इस तरह की बयानबाजी करके, और तीसरा उन्होंने ये भी साफ कर दिया है पश्चिम बंगाल में कि हम जनता की राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के लिए हम चिंतित हैं, और जब चुनाव की बात आएगी तो वो ये कहेंगे कि मैंने उस समय भी कहा था कि ममता बनर्जी पब्लिक के पैसे से विदेशों में जाकर के खर्च कर रही हैं और विलासिता पूर्ण जीवन भोग रही हैं, और वो पब्लिक का पैसा, जनता का पैसा है। तो ये बात उस समय वो कहेंगे, उसकी उन्होंने आधी जमीन तैयार कर ली है। जी स्नेहा। जी सूरज जी, यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी ने संसद के विशेष सत्र को लेकर भी कहा है कि महिला आरक्षण बिल जो पास होने को लेकर जो लोकसभा और राज्यसभा में जो चल रहा था, ये सारा कुछ जनता को भटकाने का काम किया गया है कि जनता जो है वो मुद्दे से भटक के और इनके इस बिल के ऊपर ध्यान दे, ताकि वो अपने जो उनको चाहिए, जो असलियत उनको चाहिए, वो उससे साइड हट जाए और बिल्कुल भटक जाए। क्या कहना है आपका इस पे? देखिए स्नेहा, यहाँ एक बात हमें जरूर गौर करनी पड़ेगी कि जैसा कि कल भोपाल दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष ने खट्टे मन से नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए सहमति दी जी। हाँ। और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी का यह बयान कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के, विशेष सत्र को लेकर के जो तंज उन्होंने कसा है, क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की ओर से या विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से सामने आ चुकी है कि यह जो है ये मोदी मल्टीप्लेक्स है। तो इस तरह की जो बयानबाजी सामने आई है, तो ये विशेष सत्र को लेकर के लोगों में एक बड़ा आश्चर्य रहा है। जैसे ही
सत्र की सूचना जारी हुई कि विशेष सत्र आहूत होने वाला है, 5 दिवसीय सत्र रहने वाला है। सियासी गलियारों में ही और मीडिया के गलियारों में भी चर्चा थी कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है। बिल्कुल। महिला विधेयक पिछले 27 साल से यह लंबित विधेयक रहा जी। पहले राज्यसभा में पारित हुआ, फिर लोकसभा में अटक गया था क्योंकि जो सहयोगी दल थे उस समय तत्कालीन सरकार के मनमोहन सरकार के समय भी ये स्थिति बनी थी। हाँ। तो महिला विधेयक को लेकर के जो सारे समीकरण बने, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति वो है काल्पनिक नहीं होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो क्षणिक के लिए नहीं होती है। हाँ। वो जो भी रणनीति बनाते हैं उसके दूरगामी परिणाम सामने आते हैं। आज कहा जा रहा है कि जब 2027 के बाद इसको लागू होना है महिला आरक्षण विधेयक को, ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है 2027 के बाद ये लागू होगा और इसका परिणाम 2025 के लोकसभा चुनाव में देखने के लिए हमें मिलेगा। जी। तो अभी उसके लिए विशेष सत्र आहूत करने की क्या आवश्यकता थी? ये उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया है उसके दो काम हैं। पहला कि शुभ मुहूर्त में नए भवन में प्रवेश करना जी। और नए भवन में प्रवेश करना, तो उसके लिए कुछ ऐसी यादगार चीजें होनी चाहिए जो हमेशा हमेशा याद रखी जाए। बिल्कुल। तो उन्होंने विशेष सत्र आहूत किया 5 दिवसीय। उसका पहला उद्देश्य यही था कि नए भवन में प्रवेश करना है। दूसरा, महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो उन्होंने इस सदन में लेकर आए जी। और पहला सदन, क्योंकि ये एक चीज उनको ऐसी लग रही थी और ऐसा उनकी अपेक्षा पर ऐसा हुआ भी, उनके आशानुरूप ऐसा हुआ भी कि इस अधिनियम का विरोध विपक्ष नहीं कर पाएगा। तो पहला सत्र जो होगा वो बिना हो हल्ला के शांति से पक्ष और विपक्ष की सहमति के साथ एक अधिनियम वहाँ पारित हो जाएगा। ये एक ऐतिहासिक कदम कहलाएगा, एक यादगार चीज रहेगी। यादगार चीज इसलिए भी रहेगी कि इस विधेयक में विपक्ष ने ज्यादा शोर शराबा नहीं किया। हालांकि कुछ मांग अपनी उन्होंने जरूर रखी कि इसके साथ ये भी होना चाहिए, लेकिन यह विधेयक जो था, यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। पहली चीज। दूसरी चीज कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भवन में पहला पारित किया हुआ अधिनियम है जी। क्योंकि यदि कोई और कानून होता, कोई और अधिनियम होता, तो शायद वो देश के किसी एक वर्ग विशेष के लिए होता, किसी समाज विशेष के लिए होता, या स्थान विशेष के लिए ऐसी चीजें हो सकती थी। लेकिन देश की आधी आबादी के लिए लाया हुआ अधिनियम, ये हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा कि नए भवन में पहला सत्र और नए भवन के पहले सत्र में पहला अधिनियम जो पारित हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में, वह था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये जो सारी चीजें हैं इसलिए किया गया। अब क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया है, विपक्ष को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि सिर्फ इतना होगा या इसके अलावा कुछ और होता, सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे। तो ऐसी ये जो सारे समीकरण बने हैं, अब विपक्ष के पास कुछ रह नहीं गया है कुछ कहने के लिए कि क्योंकि उन्होंने जो है महिला मतदाताओं को साधने की जो कोशिश थी और जो भरसक कवायद की जा रही थी बिल्कुल सत्ता पक्ष के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश की महिला मतदाताओं को साधने में, तो कहीं ना कहीं वो सफल होती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जगह जगह अभिनंदन किया जा रहा है, महिलाएं उनका स्वागत कर रही हैं, आभार व्यक्त कर रही हैं इस अधिनियम के लिए। तो विपक्ष के पास अब कुछ वैसा है नहीं कि वो कुछ ऐसा कह सकें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध सकें, या फिर ये कह सकें कि ये जो विशेष सत्र आहूत किया गया था ये बेवजह का था या इसमें कोई औचित्य नहीं निकला है। तो उनको तो केवल खाना पूर्ति करनी है बयानबाजी को लेकर के, और वो बयानबाजी करके खाना पूर्ति कर रहे हैं। सदन के आहूत होने पर यदि सवाल उठाए जाते हैं तो सदन में उठाए जाते हैं। सदन समाप्त हो जाने के बाद में इस तरह की बयानबाजी का कोई औचित्य रह नहीं जाता है कि क्यों सदन बुलाया, सदन का कोई औचित्य नहीं था। यदि इस तरह की बात थी, आपको लग रहा था कि ये औचित्यपूर्ण नहीं है और समय की बर्बादी, तो सदन में इस बात को रखा जाता। सदन में रखा जाता तो सदन की कार्रवाई में आता, और सदन की कार्रवाई में आता तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती कि वो आज से कई साल बाद भी, कई दशकों बाद भी सदन की कार्रवाई में उल्लेखित यदि रहता, तो रिकॉर्ड देखा जा सकता था कि उस समय जब पहला सत्र आहूत हुआ था नए भवन में, तो किसने क्या टिप्पणियां की थी, तो वो सब रिकॉर्ड में रहती हैं। तो इसलिए सदन के अंदर ये टिप्पणियां ना करके उन्होंने सदन के बाहर, सदन खत्म हो जाने के बाद में, सत्र खत्म हो जाने के बाद में इस तरह की जो टिप्पणियां हैं विपक्ष की, केवल और केवल कहा जा सकता है, यदि हम एक शब्द कहें कि हार की हताशा है ये। बिल्कुल सूरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हार की हताशा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए।
तो हम यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी के बयान की बात कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने महिला बिल को लेकर भी बयान दिया कि महिला बिल को सिर्फ और सिर्फ जनता को ध्यान भटकाने के लिए इस बिल को लाया गया है। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने स्पेन के दौरे पर भी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ममता स्पेन जा सकती हैं, लेकिन लोगों का दर्द बिल्कुल नहीं समझ सकती हैं। और यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद जो है इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी दोनों इस गठबंधन में मुख्य हैं, और अगर इन दोनों के बीच दरार है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर सीटों को लेकर या फिर इन दोनों की राजनीति में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर आ सकती है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।